नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी ऑल इन्फो में आपका स्वागत है। लाइब्रेरियन एमसीक्यू का आज का पहला प्रश्न है, पुस्तकालयों के पुस्तक अधिग्रहण में इंडेंट का कार्य क्या होता है या क्या अर्थ होता है। तो इंडेंट का अर्थ होता है लिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड आइटम, लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड आइटम्स, लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड आइटम, लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड आइटम। तो आपका ये होता है लिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड आइटम्स। आगे आगे के ऑप्शन की व्याख्या हम देखेंगे। लिस्ट ऑफ ऑर्डर आइटम क्या होता है, इसको देख लें। इंडेंट पुस्तकालय अधिग्रहण में उन पुस्तकों या संसाधनों की सूची होती है जिसे पुस्तकालय खरीदने के लिए आदेश देता है। यह औपचारिक अनुरोध या रिक्विजिशन होता है। ये रिक्विजिशन होता है लिस्ट ऑफ ऑर्डर आइटम। बी ऑप्शन है लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड आइटम, स्वीकृत वस्तुओं की सूची। इसका मतलब है एक्सेप्टेड आइटम्स यह उन वस्तुओं की सूची होती है जिन्हें समीक्षा के बाद स्वीकृति मिल गई हो, न कि वे अभी आदेशित ऑर्डर्ड हों। ऑप्शन है लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड आइटम्स। यह उन वस्तुओं की सूची होती है जो पुस्तकालय की सूची या रजिस्टर में पंजीकृत हो चुकी हैं, आमतौर पर अधिग्रहण के बाद, एक्सेशन के बाद। अगला डी ऑप्शन है लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड आइटम, अस्वीकृत वस्तुओं की सूची। यह उन वस्तुओं की सूची होती है जिन्हें प्रस्तावित किया गया था लेकिन बाद में रिजेक्ट कर दिया गया, अस्वीकृत कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनिवर्सल दशमलव वर्गीकरण किस प्रकार की योजना है। तो यूनिवर्सल डेसिमल, देखिए इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हमें ये तीन कुछ बातें याद रहेंगी तो हम आगे के सभी प्रश्न कर लेंगे आसानी से, सरलतापूर्वक। देखिए एक होता है इन्यूमरेटिव, इन्यूमरेटिव 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 ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव, ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव, इन्यूमरेटिव। और एक होता है, ये टाइप है ऑलमोस्ट फेसेटेड, ऑलमोस्ट फेसेटेड। ये अगर आपको याद होगा तो सारे प्रश्न हो जाएंगे। बस दो दो क्लासिफिकेशन सिस्टम याद करना है। इन्यूमरेटिव में आपका होता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और RIC, राइडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम। और ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव में आपका होता है DDC और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम। और ऑलमोस्ट फेसेटेड में आपका होता है UDC और एक होता है बिब्लियोग्राफिक सिस्टम। ये आपको अगर याद रहेगा, इन्यूमरेटिव में दो, ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव में दो, ऑलमोस्ट फेसेटेड में दो, तो इसी से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। इन्यूमरेटिव में आपका है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और राइडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव में आपका है DDC और SC सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम। और ऑलमोस्ट फेसेटेड में है UDC और बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब देखिए आपका प्रश्न है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम किस प्रकार की पद्धति है। तो ये है ऑलमोस्ट फेसेटेड, अप्रॉक्सीमेटली या ऑलमोस्ट फेसेटेड। चलिए व्याख्या देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक चयन टूल्स है। वर्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया, यूनिवर्सिटी हैंडबुक, नेशनल बिब्लियोग्राफिक ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल पीरियोडिकल्स डायरेक्टरी ऑफ प्रोनाउंसिएशन। तो आपका होगा INB, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफिक। ये होता है INB, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, जो CRAL के द्वारा, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी के द्वारा 1955 से प्रकाशित हो रहा है 1955 से। इसकी स्थापना 1955 में हुई
अब देखिए यह 14 भाषाओं में 14 भाषाओं में 14 अलग अलग 14 अलग अलग 14 अलग अलग भाषाओं में भाषाओं में भाषाओं में 14 अलग अलग भाषाओं में INB पब्लिश होता है। INB पब्लिश होता है। 14 अलग अलग भाषाओं में INB पब्लिश होता है। व्याख्या देखते हैं। वर्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया ये क्या है? यह सामान्य ज्ञान पर आधारित विश्वकोश है जो विभिन्न विषयों पर जानकारी प्रदान करता है। यह एक संदर्भ स्रोत है, न कि पुस्तक चयन का उपकरण। यूनिवर्सिटी हैंडबुक क्या होता है? विश्वविद्यालय हैंडबुक में पाठ्यक्रम, इस हैंडबुक में पाठ्यक्रम विभागों नियमों जैसी शैक्षणिक जानकारी होती है। यह पुस्तकें चुनने के लिए नहीं होता है। नेशनल बिब्लियोग्राफिक ऑफ इंडिया यह एक पुस्तक चयन टूल्स है, क्योंकि इसमें भारत में प्रकाशित सभी पुस्तकों की सूची होती है। पुस्तकालय और शोधकर्ता इसका उपयोग नई पुस्तकें चुनने और प्राप्त करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, कोलन वर्गीकरण के भाग 3 को क्या कहा जाता है? तो कोलन वर्गीकरण के भाग 3 को शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। व्याख्या देखते हैं। देखिए, शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन यह कोलन वर्गीकरण की नियमावली है जिसमें वर्गीकरण के सिद्धांत बताए गए हैं, लेकिन यह भाग 3 नहीं है। नियम आमतौर पर पहले या दूसरे भाग में होते हैं। ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी है शेड्यूल ऑफ क्लासेस एंड सेक्रेड बुक। यह धार्मिक या शास्त्रीय पुस्तकों के वर्गीकरण के लिए एक विशेष अनुसूची है, लेकिन कोलन वर्गीकरण के भाग 3 से इसका संबंध नहीं है। ऑप्शन बी है शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन मुख्य वर्गीकरण अनुसूची है। और ऑप्शन डी इंडेक्स है। इंडेक्स क्या होता है? अनुक्रमणिका का उपयोग उन वर्ग संख्याओं और विषयों को त्वरित संदर्भ के लिए किया जाता है। यह अनुसूची के बाद आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूचना की मांग करने वाली गतिविधि के प्रकरण मॉडल को किसने विकसित किया है? सूचना की मांग करने वाली गतिविधि के प्रकरण मॉडल, यह है एपिसोड मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग एक्टिविटी को किसने विकसित किया है? तो देखिए ये जे बेल्किन, अल्फ्रेडा चार्टमैन, टीडी विल्सन, डेविड एलिस, तो इसको डेविड एलिस ने किया है, लेकिन ये सभी नाम जो हैं इन्होंने कोई ना कोई सिद्धांत, कोई ना कोई मॉडल विकसित किया है इंफॉर्मेशन के फील्ड में। उसको देखते हैं ऑप्शन के द्वारा। डेविड एलिस जो है एपिसोड मॉडल दिए हैं, और इनके जो स्टेप्स हैं, कई चरण एपिसोड मॉडल डेविड एलिस ने दिया है। जो स्टेप्स हैं, इनके चरण हैं स्टार्टिंग, चैनिंग, ब्राउजिंग, डिफरेंटिंग, मॉनिटरिंग, एक्सट्रैक्टिंग। ये इनके स्टेप्स हैं। यह मॉडल दर्शाता है कि विभिन्न उपयोगकर्ता जैसे सामाजिक, वैज्ञानिक, इंजीनियर आदि सूचना की खोज करते हैं, इन सामान्य चरणों से गुजरते हैं। चलिए अगला ऑप्शन है, ये देखिए निकोलस जे बेल्किन, इन्होंने कौन सा मॉडल दिया है? ये पूछता है आपका एनामोलस ASK मॉडल, एनामोलस स्टेट ऑफ नॉलेज, ASK मॉडल किसने दिया है? तो निकोलस जे बेल्किन ने क्या दिया है? ASK मॉडल, एनामोलस स्टेट ऑफ नॉलेज। एल्फ्रीडा चार्टमैन, इन्होंने क्या दिया है? इंफॉर्मेशन पोवर्टी एंड बिहेवियर इन स्मॉल वर्ल्ड। देखिए उन्होंने सूचना निर्भरता और सीमित समुदायों में सूचना व्यवहार पर कार्य किया है। चलिए अगला ऑप्शन है टीडी विल्सन, इन्होंने सूचना व्यवहार मॉडल 1996 में 1996 में इंफॉर्मेशन बिहेवियर
देखिए इंफॉर्मेशन ऐसे, इंफॉर्मेशन बिहेवियर मॉडल किसने दिया है, तो आपका टी.डी. विल्सन। इंफॉर्मेशन बिहेवियर मॉडल 1996 में टी.डी. विल्सन जी ने दिया था, जो यह दिखाता है कि मानसिक, सामाजिक, पर्यावरणीय कारक सूचना खोज को कैसे प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक एवं समाचार पत्र लोक पुस्तकालय वितरण अधिनियम 1954 भारत के अनुसार प्रकाशक द्वारा नामांकित पुस्तकालयों को पुस्तकें प्रदान करने की समय सीमा क्या है। देखिए, जो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 बना है आपका, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। इसमें प्रत्येक प्रकाशक को 30 दिन के अंदर प्रकाशित पुस्तकें की एक प्रति उन पुस्तकालयों में भेजना होता है 30 दिन के अंदर। हम व्याख्या देखते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, इस अधिनियम के अनुसार पुस्तकालय में प्रत्येक प्रकाशक को अपनी प्रकाशित पुस्तक की एक प्रति कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय और तीन अन्य नामित सार्वजनिक पुस्तकालयों को प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर निःशुल्क प्रदान करनी होती है। अब देखिए, ये तो आपका एक राष्ट्रीय पुस्तकालय हो गया, और 3 पुस्तकालय कौन से हैं देखते हैं। पहला आपका है नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। आपका राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है, कोलकाता में, एक प्रति वहाँ भेजनी होती है। और देखिए दूसरी प्रति कानेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, जो तमिलनाडु में है। कानेमेरा सार्वजनिक पुस्तकालय चेन्नई, एक प्रति यहाँ भेजनी होती है। और तीसरा है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, एक DPL में भेजनी होती है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो दिल्ली में है, एक प्रति यहाँ भेजनी होती है। स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी मुंबई, एक प्रति यहाँ भेजनी होती है। पहले इसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी। अब इसका नाम है स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने पुस्तकालय अधिनियम लागू किया है। तो आपका दिल्ली में पुस्तकालय अधिनियम नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर में पुस्तकालय अधिनियम नहीं है, मेघालय में पुस्तकालय अधिनियम नहीं है, छत्तीसगढ़ में पुस्तकालय अधिनियम है। हम आगे आपको सभी राज्य के जिसमें पुस्तकालय अधिनियम लागू हैं, सभी राज्य के नाम और वर्ष, किस वर्ष लागू हुआ, और पुस्तकालय कर इसमें किस राज्य, सभी राज्य जो जिस राज्य में लागू हुआ है उसका नाम, किस वर्ष लागू हुआ है उसके लिए ट्रिक, और पुस्तकालय कर उसके लिए ट्रिक आगे हम बनाए हैं। ये देखते हैं। देखिए ट्रिक फॉर ऑल लाइब्रेरी एक्ट टू RRLF साइट्स, ये जो डेटा है RRLF के साइट से लिया गया है। इसमें देखिए हमने जो लिखने का तरीका इस प्रकार होगा जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि जितने कैपिटल लेटर में है उससे कोई ना कोई स्टेट शो होता है। ये ट्रिक है, इसको ऐसे याद करेंगे। ता एंड का मा बेस्ट महक। देखिए ता एंड का मा बेस्ट महक, ता एंड का मा बेस्ट महक, मिको उरूप छत। ता एंड कामा बेस्ट महक, मिको उरूप छत। इस ट्रिक से आपके 19 स्टेट कवर हो जाएंगे।
बस आपको याद करना है ता एंड का मा बेस्ट महक मिको उरुप छत, और इस फॉर्मेट में ध्यान रखना है कि हमको ऐसे लिखना है। अब देखिए ता को हम लेते हैं ता से टीए से क्या है टीए तमिलनाडु, तमिलनाडु जो 1948 में लागू हुआ यहाँ। अब देखिए ए एन डी से क्या है आंध्र प्रदेश जो 1960 में लागू हुआ यहाँ। और के ए से क्या है कर्नाटक। अब देखिए ता एंड का हो गया। अब अगला है एम ए से क्या है एम ए से महाराष्ट्र, WEST वेस्ट। देखिए यहाँ WEST वेस्ट को दिमाग में रखना है। तो वेस्ट से क्या है वेस्ट बंगाल है, अब आगे क्या है एम ए से क्या है मणिपुर में कब आया 1988 में। अब एच ए से क्या है हरियाणा, एच ए से हरियाणा क्या है 1989 में आया। के से क्या है केरल 1989 में। एम आई से क्या है मिजोरम 1983 में। जी पहले देखिए यहाँ डबल जी है तो पहले आपको ध्यान रखना है गोवा आएगा तब गुजरात आएगा। तो जी से क्या है गोवा 1993 में। फिर एक जी से क्या है गुजरात है 2001 में। फिर ओ से क्या है उड़ीसा 2001 में। यू से क्या है यू आपका यहाँ है यू, ये यू है यू से क्या है उत्तराखंड, पहले आपका उत्तराखंड आएगा। फिर उसके बाद आर से क्या है राजस्थान। फिर यू आएगा यू उरूप। फिर यू जो आ रहा है ये उत्तर प्रदेश है 2006 में। उरूप बी आ रहा है तो ये बी से बिहार 2008 में। फिर छत सी डबल एच छत, तो CHH से क्या है छत्तीसगढ़ 2009 में। फिर ए है ए से अरुणाचल प्रदेश 2009 में। फिर टी से तेलंगाना। देखिए आपको सभी स्टेट याद करने के लिए बस इस ट्रिक का याद होना ज़रूरी है जो एक क्रम में है ता एंड का मा बेस्ट महक मिको उरूप छत। इस ट्रिक से आपके सभी स्टेट एक से लेके मतलब तमिलनाडु से लेके तेलंगाना तक कवर हो जाएंगे। अब ये इससे आपको सारे स्टेट याद हो जाएंगे। अब है आपको डेट कैसे याद होगा, इस क्रम में आप लिख लेंगे सभी स्टेट के नाम आप इसी क्रम में लिख लेंगे ता एंड कामा बेस्ट महक मिको उरूप छत, इसका यूज करके आप लिख लेंगे। अब देखिए आप जब लिख लेंगे तो आपके टोटल 19 डेट भी होंगे याद करने के लिए। तो आप 10 डेट याद कर लीजिएगा 1948 से लेके 2000 तक आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद के डेट आपको यहाँ दिए गए हैं। जैसे 115 का अर्थ है 2001 और 2005। 668 का है 2006 2008। और 995 का है 2009 और 2015 तेलंगाना वाला जो है 2015 यहाँ होगा 2015। अब इस प्रकार आपके 9 डेट यहाँ से कवर हो जाएंगे 3, 3, 6, 3, 9 और 10 डेट आपको बस याद करना है। अब इस ट्रिक से आपको डेट याद हो जाएगी 115, 668, 995। और आपको याद करना है कि किस स्टेट में लाइब्रेरी शेष है। तो लाइब्रेरी शेष है पुस्तकालय कर है। तो उसके लिए एक ट्रिक हमने बनाया है कांड के हटा तेलगो, ये इतना याद रहेगा। तो आप उस स्टेट में लाइब्रेरी शेष है कि नहीं है आप बता सकते हैं। जैसे कांड के हटा तेलगो KAAND इस प्रकार लिखना है इसको कांड के हटा
तेलुगु। अब के ए से क्या है? कर्नाटक। AND से क्या है? आंध्र प्रदेश। KE से क्या है? केरल। HA से क्या है? हरियाणा। TA से क्या है? तमिलनाडु। इससे क्या है? तेलंगाना। GO से क्या है? गोवा। कांड के हटा तेलुगु, ये याद रहेगा तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं कि इस स्टेट में लाइब्रेरी शेष है या नहीं है। आपको ये जो इमेज है इसमें सभी स्टेट के नाम, सभी स्टेट के नाम और कब कब वहाँ लाइब्रेरी अधिनियम लागू हुआ वो, और कहाँ कहाँ लाइब्रेरी शेष कितना प्रतिशत लगता है वो डिटेल में दिया गया है, जिसे RRLF के वेबसाइट से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंकन के संदर्भ में कार्डिनल वैल्यू का क्या अर्थ है? देखिए रंगनाथन जी ने दिया है कार्डिनल वैल्यू का क्या अर्थ है, देखते हैं। द टाइप ऑफ नोटेशन यूज, द पोजीशन ऑफ नंबर इन सीरीज, concept that refer to semantic of word, quantitative knowledge of each number, यही होता है क्वांटिटेटिव नॉलेज ऑफ each नंबर। प्रत्येक नंबर नोटेशन का एक क्वांटिटेटिव संकेत होता है। देखते हैं व्याख्या इसकी। क्वांटिटेटिव नॉलेज ऑफ each नंबर, प्रत्येक संख्या का मात्रात्मक ज्ञान। देखिए ऐसा रंगनाथन के अनुसार जब हम नोटेशन की बात करते हैं विशेषकर कॉलम क्लासिफिकेशन में, तो कार्डिनल वैल्यू का मतलब होता है, कार्डिनल वैल्यू का क्या मतलब होता है? द quantitative value are numerical weight assigned to each symbol, digit, letter used in notation। यहाँ इनके कहने का मतलब है किसी संख्या, अक्षर या प्रतीक की गिनती योग्य मात्रा को दर्शाता है। देखिए किसी संख्या सिंबल क्या है? उसकी मात्रा को दर्शाता है। इसका उपयोग सेल्विंग, अनुक्रमण, इंडेक्सिंग और वर्गीकरण क्रम में आर्डर तय करने के लिए होता है। चलिए आगे देखते हैं। पुस्तकालय साहित्य और सूचना विज्ञान किस प्रकार का डेटाबेस है? पुस्तकालय साहित्य और सूचना विज्ञान किस प्रकार का डेटाबेस है? तो समरी, फुल टेक्स्ट, आर्काइवल, इंडेक्स। तो एक इंडेक्स होता है, इंडेक्स प्रकार का डेटाबेस है। ये देखते हैं इसकी व्याख्या। लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस, LLIS, लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यह एक इंडेक्सिंग, लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस यह एक इंडेक्सिंग और अब्स्ट्रैक्टिंग डेटाबेस है, जिसे पहले HW विल्सन कंपनी और इबेस्को हॉस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस यह इंडेक्सिंग और अब्स्ट्रैक्टिंग डेटाबेस है, जिसे HW विल्सन कंपनी और इबेस्को हॉस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस इंडेक्सिंग और अब्स्ट्रैक्टिंग डेटाबेस है। यह डेटाबेस पुस्तकालय विज्ञान और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में प्रकाशित लेख, शोध पत्र, समीक्षा, ग्रंथों आदि से संदर्भ और कभी-कभी सारांश प्रदान करता है, लेकिन पूरा फुल टेक्स्ट नहीं देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से UDC को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? तो UDC को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? तो पॉल ऑटलेट। यहाँ UDC को विकसित करने के लिए दो लोगों का नाम आता है, हेनरी ला फॉन्टेन एंड पॉल ऑटलेट।
पॉल ऑटलेट, जो 1895 में आया। देखिए यहाँ एक पूछता है कभी कभी कि किसको नोबेल पुरस्कार मिला, तो इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज हेनरी ला फॉन्टेन को मिला। चलिए, इन्होंने यूडीसी हेनरी ला फॉन्टेन ने दिया है। एच ब्लिस इन्होंने क्या दिया है, देखिए एच ब्लिस दिए हैं बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन 1935 में, और ये शार्ट हैंड साइन और मेलविल डेविड डीडीसी 1876 में। चलिए व्याख्या देखते हैं। यूडीसी का परिचय देखिए, यूडीसी मीन्स यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग होने वाली वर्गीकरण प्रणाली है। यह मेलविल डेवी की डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन डीडीसी पर आधारित है, लेकिन इसे और लचीला, विशिष्ट, डीडीसी की अपेक्षा और लचीला, विशिष्ट और अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के योग्य बनाया गया है। पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फॉन्टेन ने, इसको हम पीछे बता दिए हैं, पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फॉन्टेन ने 1895 में मिलकर इसको विकसित किया था। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके कोई कमेंट होंगे, आपकी कोई समस्या होगी, आप कोई और सुधार चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कमेंट बॉक्स, ठीक। और कोई सुधार चाहते हैं तो आगे अगली वीडियो में वो सुधार के साथ हम आएंगे। और अगर आपके लिए यह उपयोगी है, हम इसी तरह और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।